हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूजीसी नेट दिसंबर के लिए ये बैच चलाया जा रहा है, दिसंबर 2024 के लिए। साथ ही साथ एचपीएससी का जो पेपर होने वाला है उसके लिए भी ये कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आरपीएससी में व्याख्याता का जो पेपर होने वाला है उसके लिए भी ये कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसमें शुरुआती 8 से 10 लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड किए जा रहे हैं। इसके बाद ये चैनल पेड हो जाएगा या पेड ही है अभी भी। आप इसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8461973948 पर व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं और डायरेक्ट इसमें फ़ोन पे या गूगल पे या कुछ भी करके आप इससे जुड़ सकते हैं। तो ये रही सामान्य जानकारी। तो कोई भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या हो या कुछ भी हो इसमें आप चेक कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब आज के कोर्स पर आते हैं, आज के लेक्चर्स पर आते हैं। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने प्लेटो और अरिस्टोटल के बारे में पढ़ा था और इसमें हम लोग प्लेटो और अरिस्टोटल के तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। प्लेटो और अरिस्टोटल में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो बिल्डूरा करके एक थिंकर है, बिल्डूरा, वो कहता है कि अरस्तु के लिए प्लेटो प्यारा अवश्य है परंतु सत्य या दर्शन उससे भी प्यारा है। तो अरस्तु का बेसिकली यही मानना है कि मेरे लिए या प्लेटो के लिए, अरस्तु के लिए प्लेटो प्यारा अवश्य है इन द सेंस कि जो अरस्तु था एक प्रकार से जो प्लेटो है उसका ग्रेटेस्ट डिसाइपल था, ग्रेटेस्ट डिसाइपल था, लेकिन आगे चल के ग्रेटेस्ट क्रिटिक भी बनकर उभरता है, ग्रेटेस्ट क्रिटिक भी बनकर उभरता है। तो ये ट्रांजिशन हुआ है, इसमें ये जो तथ्य है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अरस्तु के लिए प्लेटो प्यारा अवश्य है, लेकिन अगर कहीं पर प्लेटो प्लेटो अरस्तु के लिए अगर कहीं पर प्लेटो और सत्य के बीच बात आ गई, प्लेटो और सत्य के बीच में बात आ गई, तो प्लेटो और सत्य के बीच अगर बात आ गई तो अरस्तु किसको चुनेगा? सत्य को चुनेगा। तो प्लेटो उसके लिए डियर तो है, लेकिन डियरेस्ट क्या है? सत्य है। ये बात इसमें जो बिल्डूरा है ये कहता है। अरस्तु का प्रसिद्ध राज्यों का वर्गीकरण ये प्लेटो की कृति स्टेटमेंट से लिया गया है। तो राज्यों का जो वर्गीकरण है, राज्यों का वर्गीकरण आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसमें अरिस्टोटल में। तो राज्यों का जो वर्गीकरण है ये कहाँ से लिया गया है? ये स्टेटमेंट से लिया गया है। प्लेटो की रचना है स्टेटमेंट, यहाँ पर उसने वर्गीकरण किया है लॉफुल और अनलॉफुल स्टेट्स को उनकी संख्या के आधार पर। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, हालांकि वो इसका जो पर्पज है वो चेंज कर देता है, उसके आधार हैं, बेस हैं, चेंज कर देता है, आगे चल के हम देखेंगे अरस्तु, लेकिन जो आइडिया है वो कहाँ से लिया है? प्लेटो से ही लिया है। और विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ और जो मिश्रित संविधान है प्लेटो की कृति द लॉज से साम्यता रखता है। तो विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ या मिश्रित संविधान, पॉलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं प्लेटो की बुक द लॉज से लिया गया है, जो कि प्लेटो का एक प्रकार से प्रैक्टिकल दर्शन था। प्लेटो के समान अरस्तु भी कुलीन शासन एरिस्टोक्रेसी को आदर्श मानता है। तो प्लेटो के समान ही अरस्तु कुलीन शासन यानी कि एरिस्टोक्रेसी को आदर्श रूप मानता है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि शासन सत्ता पर केवल और केवल कुछ लोगों का या कुछ लोग ही शासन सत्ता पे होने चाहिए, है ना? एरिस्टोक्रेसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं एकत्रित करनी चाहिए जैसा कि डेमोक्रेसी वगैरह में होता है, या एक व्यक्ति का शासन ना हो, कुछ कुलीन लोगों का शासन हो, ना तो बहुत ज़्यादा लोग हों ना तो बहुत कम लोग हों। इससे एक प्रकार से साम्यता बनी रहती है। तो प्लेटो भी एरिस्टोक्रेसी का ही समर्थक था। वो फिलॉसफर किंग्स या फिलॉसफर क्वींस की बात करता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा लोग रहेंगे। फिर आगे चल के जब हम द लॉज में देखते हैं तो वो एक नॉक्टर्नल काउंसिल की बात करता है जिसमें 8 से 10 बुजुर्ग रहेंगे और वो क्या करेंगे? वो लोगों के व्यवहार को और जो चारित्रिक पतन है उनको देखने का प्रयास करेंगे और एक प्रकार से डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे स्टेट में। तो यही है एरिस्टोक्रेसी या कुलीन तंत्र का ये शासन। एक प्रकार से प्लेटो और अरस्तु दोनों चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। फिर अरस्तु ने दार्शनिक शासक की जगह विधि के शासन पर विचार किया है। तो अरस्तु बेसिकली दार्शनिक शासन, जो फिलासफर किंग का कॉन्सेप्ट है, फिलासफर किंग का कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि एक व्यक्ति का रूल, एक व्यक्ति के रूल की जगह जो अरस्तु है ये क्या कहता है कि जो हम एक प्रकार से सामूहिक बुद्धि एक व्यक्ति के बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो हमें सामूहिक बुद्धि के शासन को या रूल ऑफ लॉ की बातों को ज़्यादा मानना है, ना कि एक व्यक्ति के शासन को, जो कि फिलासफर किंग की बात कौन करता है?
प्लेटो करता है और एक व्यक्ति के शासन को ये तरजीह देता है और कहता है कि जो फिलोसोफर किंग है उसी के आदेश ही एक प्रकार से कानून बन जाएंगे, जिसका ये अरस्तू विरोध करता है और कहता है सामूहिक बुद्धि हमेशा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन एक बार सामूहिक बुद्धि से कोई निर्णय ले लिया गया तो मिश्रित संविधान क्या होगा कि एक बार सामूहिक बुद्धि से कोई निर्णय ले लिया गया, जैसे भारत में संसद एक कानून कोई बना देती है, फिर उसका जो एग्जीक्यूशन है वो कौन करता है, वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी करती है या उसकी अनुपालना कुछ ही लोगों द्वारा कराई जाती है। तो ये है। फिर इसमें है कि प्लेटो राजनीतिक दर्शन जबकि अरस्तु पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसमें हम क्या होना चाहिए पर फोकस करते हैं, क्या होना चाहिए पर फोकस करते हैं। हमारा जो देखने का नज़रिया होता है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है और हम चीज़ों को एक प्रकार से ना केवल उनको एक्सप्लेन करते हैं बल्कि उनका सोल्यूशन भी देते हैं। उसका फोकस एक प्रकार से वर्ड ऑफ आइडिया में होता है, आदर्श नैतिकता की बातें इसमें की जाती हैं। जबकि जो पॉलिटिकल साइंस है ये प्रैक्टिकल साइंस है, यहाँ पर हम व्यवहारवादी बातें करते हैं। क्या है पर फोकस इसमें होता है, क्या है ना। हमारे पास आदर्श राष्ट्र कैसा होना चाहिए, ठीक है, कैसा होना चाहिए ये पता है, लेकिन अब हमारे पास जो है हमें उस पर निर्वाह करना है, तो हमें क्या होना चाहिए, हमें यथार्थवादिता पर फोकस करना चाहिए, हमें है ना बेस्ट प्रैक्टिकेबल की तरफ नहीं जाना चाहिए बल्कि जो एक प्रकार से बेस्ट पॉसिबल है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो प्लेटो क्या कहता है कि हमें बेस्ट की तरफ बढ़ो, आप फिलोसोफर किंग की तरफ बढ़ो, है ना, वो आइडिया में बातें करता है। लेकिन जो अरस्तु है वो चीज़ों को धरती पर उतारता है और कहता है हमें बेस्ट प्रैक्टिकेबल या बेस्ट पॉसिबल जो थिंग्स है उसको अपनाना चाहिए। इसके लिए वो हमें से संविधान बताता है, पॉलिटी का कॉन्सेप्ट बता देता है क्योंकि मिडिल रोल द्वारा रूल किया जाएगा, तो ये सब चीज़ें ये बताता है। तो ये राजनीतिक दार्शनिक है कौन, प्लेटो, जो आइडियाज़ की बात करता है ना, या जो जो ये अरस्तु है ये राजनीतिक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जो एक प्रकार से प्रैक्टिकलिटी की बात करता है, क्या है पर फोकस करता है। तो नेक्स्ट है कि प्लेटो राजनीतिक आदर्शवादी है, आदर्शवादी है, राजनीतिक पॉलिटिकल आइडियलिस्ट है। तो ये आइडिया को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है और एक प्रकार से एक आदर्श राज्य की बात करता है, आदर्श राज्य की बात करता है, क्या होना चाहिए पर फोकस करता है, क्या होना चाहिए पर फोकस करता है, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, राजनीतिक आदर्शवादी कहा जाता है। ये एक आदर्श राज्य की चर्चा, आदर्श राज्य की चर्चा करता है ना, जो कि फिलोसोफर किंग द्वारा रूल होगा और ये एक प्रकार से इसके आदेश ही कानून माने जाएंगे, इसके आदेश ही कानून माने जाएंगे। जबकि जो अरस्तु है ये पॉलिटिकल रियलिस्ट है या राजनीतिक यथार्थवादी है। तो उसको पता है कि जो फिलोसोफर किंग का रूल होगा, अगर एक व्यक्ति के हाथों पे सारी सत्ता दे दी जाएगी, तो लॉर्ड एक्टन को याद कीजिए, क्या कहता है वो कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो हमें जो सत्ता है वो भ्रष्ट करती है और अगर हमारे पास सर्वाधिकारवादी सत्ता आ गई या सारी सत्ता आ गई तो वो तो हमें पूरी तरह से भ्रष्ट ही कर देगी। तो उसके उपाय के लिए वे लॉज की बात करता है, पॉलिटी की बात करता है, मिडिल क्लास के रूल की बात करता है। ये यथार्थवादी है ना, एक ऐसी चीज जो लोग हर व्यक्ति एक्सेप्ट कर सके। जैसे कि जो प्लेटो है ये क्या कहता है कि परिवार और संपत्ति का परिवार और संपत्ति का साम्यवाद होना चाहिए, है ना। लेकिन जो अरस्तु है ये कहता है कि संपत्ति एक व्यक्ति के पर्सनालिटी में निखार लाती है ना। एक व्यक्ति मेहनत ही क्यों करता है, अपने परिवार अपने बच्चों के लिए करता है। तो अगर आप यही चीज़ें उससे छीन लोगे तो कहीं ना कहीं आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हो या जस्टिस नहीं करोगे ना, व्यक्ति को आप एक ना एलिनेशन की तरफ, अलगाव की तरफ धकेल दोगे और उससे समाज का ही अहित होगा। तो इसलिए ये यथार्थवादी है ना। ऐसी चीज़ें ना, ये ऐसी ही चीज़ों की बात करता है जो व्यक्ति सच सच में छोड़ सके। अब ऐसी चीज़ें जो व्यक्ति छोड़ ही नहीं सकता उसकी ये बात ही नहीं करता, इसलिए ये क्या है, राजनीतिक यथार्थवादी है। प्लेटो ने जो निर्णयात्मक पद्धति है, यानी कि इसको हम डिडक्टिव मेथड कह सकते हैं, डिडक्टिव मेथड कह सकते हैं, उसका प्रयोग किया है। हम प्लेटो वाले लेक्चर में इसको पढ़े भी थे। और अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति यानी इंडक्टिव मेथड का उपयोग किया। तो डिडक्टिव मेथड इसमें बेसिकली हम लोग एक जर्नल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक घटनाओं की ओर जाते हैं, जर्नल स्टेटमेंट से एक स्पेसिफिक घटनाओं की तरफ जाते हैं, उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे मान लो हमने स्टेटमेंट दे दिया कि जो आदर्श राज्य होगा वो फिलोसोफर किंग की तरह, फिलोसोफर किंग के द्वारा रूल्ड होगा, प्लेटो ने ये बोल दिया। अब उसको सिद्ध करने के लिए वो बेरस उदाहरण देगा, वो शिक्षा की बातें करेगा, वो परिवार के साम्यवाद की बातें करेगा और वो बताएगा कि क्यों जरूरी है फिलोसोफर किंग का रोल। जबकि जो
प्लेटो है, सॉरी जो अरस्तु है, ये इंडक्टिव मेथड का उपयोग करता है। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, हम स्पेसिफिक इंस्टांस से जर्नल की तरफ जाते हैं। यानी कि जैसे प्लेटो ने क्या किया, अरस्तु ने क्या किया, 158 प्रकार के संविधानों का अध्ययन किया, है ना, और उसने एथेंस के संविधान को बेस्ट बताया, या एक प्रकार से ये बता दिया कि, है ना। तो ऐसे ही होता है। जैसे मान लो अगर इंडक्टिव मेथड को देखा जाए तो इसका एक और उदाहरण हो सकता है। जैसे मान लो लोग कहते हैं कि जैसे राम मरणशील है ना, सीता मरणशील है, राधा मरणशील है, तो हम इस उदाहरण पर पहुंच सकते हैं कि लोग या मानव मरणशील होते हैं, मनुष्य मरणशील होते हैं। ये इसका है कि एक स्पेसिफिक इंस्टांस रहा, राधा, राम, सीता, ये स्पेसिफिक इंस्टांस थे, और हमने एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दे दिया कि मानव मरणशील होता है या मनुष्य मरणशील होता है। जबकि निम्नात्मक पद्धति में हम लोग पहले एक जनरल स्टेटमेंट देते हैं, जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब उसको सिद्ध किया जाता है स्पेसिफिक इंस्टांसेस के द्वारा। तो चलिए अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं। तो जो अरस्तु का अध्ययन जो पद्धतियां हैं उसको हम लोग इसमें देखते हैं। अरस्तु की जो अध्ययन पद्धतियां हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आगमनात्मक पद्धति का ये उपयोग करता है, और ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति है जो विशेष से सामान्य की ओर चलती है, वही चीज़ है। ये स्पेसिफिक इंस्टांस से जर्नल की तरफ बढ़ती है, जहाँ पर हम लोग कोई एक स्टेटमेंट देखते हैं, जैसे कि जैसे मान लो, है ना, बाज उड़ता है, बाज उड़ता है, कबूतर कबूतर उड़ता है, तो हम ये स्टेटमेंट दे देंगे कि जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं। ये जनरल स्टेटमेंट हो गया। स्पेसिफिक इंस्टांस से हम लोग जनरल थिंग की तरफ बढ़ते हैं। फिर अरस्तु ने इसके साथ ही साथ तुलनात्मक पद्धति का उपयोग किया है। तो उसने 158 प्रकार के संविधानों का अध्ययन किया है, 158 प्रकार के संविधानों का अध्ययन किया, और उसमें उसने एथेंस के संविधान को सबसे महत्वपूर्ण माना है। तो तुलनात्मक अध्ययन, जब कोई व्यक्ति 158 प्रकार के संविधानों का अध्ययन करेगा तो कहीं ना कहीं तुलना करेगा वेरियस संविधानों की, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये एक तुलनात्मक पद्धति का इसने उपयोग किया है। वेरियस संविधानों को उसने देखा है और कौन सा बेस्ट है उसको इसने बताया। फिर इसकी जो पद्धति है उसमें एक ये विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग करता है, एनालिटिकल मेथड का भी उपयोग करता है, एनालिटिकल मेथड का भी उपयोग करता है। द्वंद्वात्मक पद्धति भी उपयोग करता है, डायलेक्टिक्स, चूंकि अब ये इसकी जो परंपरा है ना, सुकरात जिसने सबसे पहले डायलेक्टिक्स का उपयोग किया, फिर प्लेटो और अरस्तु प्लेटो का ही शिष्य था, तो कहीं ना कहीं ये भी द्वंद्वात्मक पद्धति डायलॉग मेथड का उपयोग करेगा। ठीक है। फिर ये एनोलॉजी, तो जैसे हमने देखा है कि जो प्लेटो है वो एनोलॉजिकल मेथड का उपयोग करता है, कहता है मनुष्य 3 धातुओं से बना हुआ है, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है। और इस प्रकार से एनोलॉजी देता है कि जो कॉपर के व्यक्ति हैं उनकी तुलना उत्पादक वर्ग से करता है, जो सिल्वर है उनकी तुलना सैनिक वर्ग से करता है, और गोल्ड की तुलना जो दार्शनिक वर्ग है उससे करता है। इसी प्रकार जो अरस्तु है उसने भी एनालॉजिकल मेथड का उपयोग किया, एनालॉजिकल मेथड का उपयोग किया है चीज़ों को समझाने के लिए। फिर है एक जो पद्धति है सो उद्देश्यात्मक पद्धति, इसे टेलीलॉजिकल अप्रोच भी कहा जाता है। तो बेसिकली इसमें ये कहा जाता है कि जो कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु या व्यक्ति का एक पर्पज होता है ना, कोई ना कोई एक अल्टीमेट गोल होता है, अल्टीमेट गोल होता है, और हर व्यक्ति या वस्तु उस अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए गति करती रहती है, और ये गति तब तक जारी रहती है जब तक कि कोई अल्टीमेट गोल नहीं प्राप्त हो जाता है। तो मानव का अल्टीमेट गोल क्या है, मानव का, तो इसके लिए ये एक यूडोमोनिया शब्द का प्रयोग करता है, यूडोमोनिया शब्द का प्रयोग करता है, जिसे हम हैप्पीनेस या खुशी कह सकते हैं। तो मानव के जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है, खुशी है, यूडोमोनिया है या हैप्पीनेस है। तो ये बातें करता है। इसमें बेसिकली ये बताता है कि जो मानव है ये 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो मैटर, द्रव्य या मैटर, तो ये हम इसकी तुलना शरीर से कर सकते हैं, और ये गति एवं परिणाम का आधार है। तो अगर मैटर ही नहीं होगा तो गति कैसे होगी और उसका परिणाम कैसे आएगा, तो ये गति एवं परिणाम का आधार है। तो ये चीज़ें कौन नहीं मानता है, प्लेटो नहीं मानता है। प्लेटो क्या कहता है कि जो कुछ भी है वर्ड ऑफ आइडिया ही है, वर्ड ऑफ आइडिया ही है, वर्ड ऑफ आइडिया ही है, कोई वर्ड ऑफ मैटर नहीं है, और अगर वर्ड ऑफ मैटर है भी तो ये मिथ्या जगत है या ये माया जगत है ना, ये वर्ड ऑफ इग्नोरेंस है, ऐसी बातें करता है कौन, प्लेटो। लेकिन अरस्तु 2 जगत को मानता है, एक तो वर्ड ऑफ मैटर और दूसरा है फॉर्म्स की बात करता है, आत्म रूप की बात करता है, स्वरूप की बात करता है, आत्मा की बात करता है। तो आत्मा को प्लेटो क्या कहता है, आइडियाज या प्रत्यय कहता है, आइडियाज का प्रत्यय कहता है, जबकि अरस्तु इसे फॉर्म कह देता है, फॉर्म कह देता है। तो प्लेटो और अरस्तु में यही अंतर है कि प्लेटो जो प्रत्यय है उसको, जो आत्मा है या चेतन है ना,
चेतन तत्व है उसको क्या कहता है, ये आइडिया कहता है, जबकि जो अरस्तु है ये इसे क्या कहता है, फॉर्म कहता है। तो इसे हम वर्तमान में या जो भारतीय दर्शन पद्धति है उसके हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो वर्ड ऑफ मैटर है ये माया जगत है, या इसे हम इहलोक कह सकते हैं। जो वर्ड ऑफ फॉर्म्स है आत्मा का स्वरूप है, इसे हम परलोक कह सकते हैं, या इसे बैकुंठ या भगवान का जो निवास होता है उसको ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अब गति व परिणाम के 4 कारण हैं। तो हमने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अल्टीमेट गोल को हासिल करने के लिए हर वस्तु या व्यक्ति का कोई ना कोई एक अल्टीमेट गोल होता है, और उस अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए वो वस्तु या व्यक्ति बढ़ती रहती है। और गति क्यों होती है, उस अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए। और गति अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल कब बंद हो जाएगी, जब हम वो अल्टीमेट गोल हासिल कर लेंगे। तो गति व परिणाम के 4 कारण है। पहला है मटेरियल कॉज, उपादान या भौतिक कारण। तो ये बेसिकली क्या है, ये वह पदार्थ है जिससे कोई वस्तु या व्यक्ति बना हुआ है। तो जैसे मान लो हम अगर संगमरमर की चर्चा लेते हैं, तो संगमरमर की मूर्ति हमें, हमारा जो अल्टीमेट गोल क्या है, हमें एक संगमरमर की मूर्ति बनानी है। तो इसमें मटेरियल क्या लगेगा, संगमरमर लगेगा। अगर हमें संगमरमर की मूर्ति बनानी है तो हमें क्या लगेगा, संगमरमर तो लगेगा ही। तो ये हो गया मटेरियल कॉज, वह पदार्थ जिससे कोई पदार्थ बना हुआ है, या वह चीज जिससे कोई पदार्थ बना हुआ है। तो संगमरमर क्या हो गया, ये मटेरियल हो गया। अल्टीमेट गोल हमें हमारा क्या है, संगमरमर की मूर्ति बनाना। तो संगमरमर हमारे लिए मटेरियल काज हो गया। ठीक है, फिर है इफिशिएंट कॉज, निमित्त कारण। तो ये है निर्माता। तो ऐसे मान लो संगमरमर की मूर्ति बनानी है, तो अब उसका जो वास्तुकार होगा या आर्किटेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, वो इफिशिएंट कॉज होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो उस चीज को गति में लाने का प्रयास कर रहा है। तो गति व परिणाम का कारण है ये, है ना। तो ये उसको गति देगा। तो अल्टीमेट जो आइडिया है मूर्ति बनाने का, तो उसको गति कौन देगा, वास्तुकार देगा, है ना। और यह गति उत्पन्न करता है, जो वास्तुकार है ये चीजों को मूवमेंट में लाता है। तो ये है मूर्तिकार, है ना, आर्किटेक्ट मान लो इसको आप। तो ये क्या है, ये इफिशिएंट काज है या निमित्त कारण है जो चीजों को होने के लिए फर्स्ट गति देगा। दूसरा है औपचारिक या स्वरूप कारण या फॉर्मल काज। तो ये वस्तु का सार है, इन द सेंस कि वस्तुकार के मस्तिष्क में प्रतिमा का स्वरूप निर्धारित करना। तो अब हमें जैसे मान लो अभी राम मंदिर का जो निर्माण हुआ उसमें जो मूर्ति बनाई गई, तो हमारा उद्देश्य था कि हम लोग चलो राम मंदिर में हमें मंदिर बनानी है, तो उसमें जो मटेरियल लगेगा वो क्या होगा, वो मटेरियल कॉज होगा। जो इसने बनाया होगा वो मूर्तिकार, वो इफिशिएंट कॉज होगा। लेकिन उसने अपने दिमाग में किस प्रकार से राम मंदिर, राम की आपने मूर्ति देखी होगी तो ब्लैक है ना, उसको बहुत अच्छे डिजाइन से बनाया गया है। तो वो जो उसका सार है, किस प्रकार से मूर्ति बनेगी, उसमें क्या 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 चीजें होंगी, वो जो मूर्तिकार के मस्तिष्क में जो प्रतिमा का स्वरूप जो निर्धारित होता है वो क्या है, वस्तु का सार है या फॉर्मल काज है। आप कहीं ना कहीं उसको फॉर्म में ला रहे हैं, उसे आप कहीं ना कहीं आइडियाज में देख रहे हैं। जो मूर्तिकार है अपने मस्तिष्क में चीजों को देख पा रहा है। और अंतिम या लक्ष्य कारण, ये फाइनल काज है, इसे लक्ष्य या उद्देश्य कहा जाता है। तो प्रतिमा बनाने का जो लक्ष्य है या उद्देश्य है, अल्टीमेटली हम राम मंदिर में जो मूर्ति है वो बना देते हैं। तो ये क्या है, ये प्रतिमा का बनाने का लक्ष्य या उद्देश्य हमारा पूरा हो जाता है ना। तो कोई भी वस्तु है या व्यक्ति है वो 4 चीजों से अपने अल्टीमेट गोल की तरफ बढ़ती है, या 4 चीजें उसमें गति व परिणाम देते हैं। तो एक तो मटेरियल कॉज होता है, तो वह पदार्थ जिससे कोई चीज बनी होती है। दूसरा है उसको गति देने के लिए कोई व्यक्ति होगा। तो मान लो अगर एक प्रकार से घर बनाना है, तो घर में जो मटेरियल लगेगा वो क्या होगा, मटेरियल कॉज हो जाएगा। लेकिन उसको उसका जो एक प्रकार से उसको गति जो देगा, है ना, नींव डालेगा या वगैरह चीजें, तो वो कौन करेगा, आर्किटेक्ट करेगा। हम आर्किटेक्ट हायर करते हैं, तो वो क्या होगा, एफिशिएंट कॉज, जो उस चीज को होने में मदद करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर है फॉर्मल कॉज। तो जब कोई आर्किटेक्ट है, अब हमने आर्किटेक्ट को बुला लिया, है ना, वो गति देगा चीजों को, है ना, हर चीजों को नियंत्रित करेगा, है ना, सब आदेश निर्देश देगा। लेकिन तीसरा कारण क्या होगा, फॉर्मल काज। तो फॉर्मल काज में क्या होगा, अपन अब क्या करेंगे, अब जो बिल्डिंग है उसका स्ट्रक्चर अपने मस्तिष्क में जो आर्किटेक्ट है वो क्रिएट कर लेगा, आपको बताएगा। और अंतिम लक्ष्य क्या है, बिल्डिंग बनाना। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्डिंग भी बन जाएगी। तो जब बिल्डिंग बन जाएगी तब ये जो गति है जो हमने स्टार्ट की थी घर बनाने की, है ना, एक प्रोसेस स्टार्ट की थी, वो बंद हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक अन्य उदाहरण भी है। जैसे मान लो मानव का निर्माण करना है, तो माँ का रज क्या होगा, ये मटेरियल काज होगा, है ना।
पिता का वीर्य क्या होगा, ये इफिशिएंट कॉज होगा। और जो प्राणी का स्वरूप बन जाता है, प्राणी का स्वरूप जब गर्भाशय में बन जाता है तो ये क्या है, फॉर्मल कॉज होगा। लेकिन जन्म का जब आप लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, है ना, तो ये क्या है, जन्म का लक्ष्य क्या है, हैप्पीनेस, यूडोमोनिया प्राप्त करना। तो ये क्या है, ये हमारा अल्टीमेट गोल है। और ये जब हम अचीव कर लेते हैं तो हमारी गति रुक जाती है। इसे ही मोक्ष कहा गया है हमारे समाज में या हमारे धर्मों में मोक्ष कहा गया। मोक्ष तब तक नहीं मिलता जब तक हम लोग अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त, जब तक हम अल्टीमेट लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम इस जन्म और मरण के बंधन में बंधे रहेंगे, ऐसी हमारी फिलॉसफी बताती है। तो ये अल्टीमेट क्या है, गोल क्या है, हैप्पीनेस या यूडोमोनिया को अचीव करना। अब आगे चल के जो प्लेटो है वो ज्ञान की 3 श्रेणियां बताता है, ज्ञान की 3 श्रेणियां बनाता है। और ये जो 3 कैटेगरीज ऑफ नॉलेज है, ये जो हमने अभी पढ़ा है ना, गति और परिणाम के 4 कारण, इन्हीं से होकर ये निकल के आता है। तो इसे ये चतुर्थ स्तरीय कारण सिद्धांत बोलता है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के 4 सिद्धांत या 4 कारण होते हैं। तो एक तो मटेरियल कॉज हो गया, दूसरा एफिशिएंट कॉज हो गया, तीसरा क्या था, फॉर्मल कॉज, और चौथा है फाइनल कॉज। तो ये चतुर्थ स्तरीय कारण सिद्धांत है ना है। और अरस्तू के अनुसार सही प्रकार के ज्ञान उपयुक्त चतुस्तरीय कारण सिद्धांत के अनुसार खोजने चाहिए। तो हमें जो सभी प्रकार के ज्ञान है उनकी जो कैटेगराइजेशन है उसे हमें ये जो हमने ये सिद्धांत बताया है उसके अनुसार खोजना चाहिए। तो इसमें जो पहला जो नॉलेज है ये थ्योरिया या थ्योरी को बताता है, थिंकिंग को बताता है। पहला नॉलेज क्या है, थ्योरी या थिंकिंग। तो जब हम कोई सोचते हैं तो ये क्या है, ये थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। सैद्धांतिक ज्ञान इसमें साध्य के बारे में सोचा जाता है। तो फॉर एग्जांपल हमें रोटी बनानी है, तो जब हम सबसे पहले रोटी के बारे में सोचेंगे तो ये क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाएगा ना। सैद्धांतिक ज्ञान जिसमें साध्य के लक्ष्य के बारे में सोचा जाता है और तर्क के आधार पर अंतिम सत्य की खोज की जाती है। जैसे प्लेटो ने दिया फिलॉसफर किंग का कॉन्सेप्ट या आइडियल स्टेट के बारे में सोचा और फिर उसने तर्क के आधार पर अंतिम सत्य की खोज की कि ये फिलॉसफर किंग के द्वारा रूल होगा और यहाँ पर हम अल्टीमेट जो अपनी हैप्पीनेस है उसको अचीव कर लेंगे। तो सैद्धांतिक ज्ञान क्या है, इसमें लक्ष्य के बारे में सोचा जाता है, तो मुझे हमें रोटी बनानी है तो हम सबसे पहले रोटी के बारे में सोचेंगे। तो और ये थ्योरी है या थ्योरिया है, इसमें तीनों विषयों का ज्ञान आता है। इसमें दर्शन का ज्ञान आता है, इन द सेंस कि धर्मशास्त्र और ईश्वर मीमांसा की बात की जाती है। दूसरा इसमें गणित का भी नॉलेज आता है और इसमें भौतिक विज्ञान का भी नॉलेज आता है। तो गणित का नॉलेज शुरू से ही हम जैसे प्लेटो से देखते हैं, तो प्लेटो क्या कहता है कि एकेडमी में वही लोग प्रवेश लेंगे जिनको ज्योमेट्री आती होगी, है ना, जिनको ज्यामिति आती होगी। तो ये गणित का महत्व इसलिए है क्योंकि इससे तर्कशीलता बढ़ती है और फिलॉसफी में हमें तर्क ही करना पड़ता है। तो जो व्यक्ति गणित का नॉलेज नहीं रखेगा कहीं ना कहीं वो तर्क नहीं कर पाएगा। तो ये बात है। फिर है भौतिक विज्ञान। तो चूंकि जो पॉलिटिकल जो अरस्तु है वो हम फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट उसको कहते हैं, पॉलिटिकल थिंकर उसको देखते हैं, या एक प्रकार से हम उसे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो अब दिमाग में नहीं सोचेगा कि है ना फिलॉसफर किंग बना दिया फलाना ठिकाना, ऐसा नहीं। अब वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, 158 प्रकार के संविधानों को खोजेगा या उनका तुलनात्मक अध्ययन करेगा, फिर बताएगा कि बेस्ट संविधान क्या है। तो अब वो जो सोशल साइंस है उसको फिजिकल साइंस की तरह या भौतिक विज्ञान की तरह उसका या नेचुरल साइंस की तरह उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेगा। और अरस्तु इसे ही फर्स्ट फिलॉसफी कहता है जिसमें सभी का नॉलेज होता है, दर्शन, गणित और भौतिक विज्ञान का। मध्य युग में हम इसे मेटाफिजिक्स के नाम से जानते थे। मेटाफिजिक्स यानी एक ऐसा क्षेत्र या ऐसा विषय जिसमें हम यह परलोक की बात करते हैं या वर्ड ऑफ आइडियाज़ की या जो अल्टीमेट सत्य की खोज करते हैं और एक प्रकार से इस वर्ड से परे चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं, जिसकी बातें प्लेटो वर्ड ऑफ आइडिया में कर रहा था या वर्ड ऑफ गॉड में कर रहा था। तो इसे साइंस ऑफ गॉड कहा जाता है ना। साइंस ऑफ गॉड क्यों कहा जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी चीज़ करने के लिए हमें सोचना पड़ता है। आगे चल के हम देखते हैं कि मार्क्स इसको उल्टा बता देता है ना, कि कोई भी चीज़ करने के पहले उत्पादन होना चाहिए। लेकिन अभी हम
शुरुआती ग्रीक पॉलिटिकल थिंकिंग में हैं, तो हमें अभी यही इसी से देखेंगे कि अभी हमें ना कोई भी चीज़ अगर हमें नॉलेज गेन करनी है तो हमें कम से कम पहले उसके पहले सोचना पड़ेगा। अगर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट पेपर निकालना है तो पहले हमने सोचा होगा, ठीक है ना। तो ये इसीलिए इसे साइंस ऑफ गॉड कहा जाता है, थोरिया कहा जाता है। लेकिन रोटी के बारे में सोचने भर से रोटी हमें नहीं मिल जाएगी। तो अब हमें पोइसिस जो सेकंड नॉलेज है या प्रोडक्टिव नॉलेज है, मेकिंग, तो हमें अब रोटी बनानी पड़ेगी, हमें रोटी अब बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है उत्पादन कार्य। जब हम लोग इस रोटी के बारे में सोचा, अब हम उसका उत्पादन कर रहे हैं, तो इसमें ज्ञान का निर्माण किया जाता है, इसमें ज्ञान का निर्माण किया जाता है। तो वही बात है, हमने रोटी बनाई, अब इसको रोटी को हमने अब इसको रोटी के बारे में सोचा, अब हम इसके बारे में हम इसको बना रहे हैं, है ना। क्या क्या इंग्रेडिएंट वगैरह लगेंगे, कैसे बनेंगी, तो इसमें क्या होता है, ज्ञान का निर्माण किया जाता है। और इसमें इसके अंतर्गत अलंकार शास्त्र व साहित्य आता है। तो वही रेटोरिक्स, जिसकी बातें सोफिस्ट कर रहे थे, है ना, सोफिस्ट कर रहे थे, तो इसमें रेटोरिक्स वगैरह आते हैं। तो इसमें रेटोरिक्स वगैरह आते हैं, ये जिसकी बातें प्लेटो कर रहा था, या सॉरी जिसकी बातें कौन कर रहे थे, सोफिस्ट वगैरह कर रहे थे। तो इसमें वाक कला आती है, भाषण कला आती है और तर्क कला आती है। तो इसको ये एक प्रकार से त्रिभुज के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है, त्रिभुज के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है। और इसमें क्या आता है, इसमें लोगोज आता है, रीजन आता है, फिर पैथोज आता है, वैल्यूज या बिलीफ्स आते हैं, और इथोस, इसमें क्रेडिबिलिटी आती है। और इस तीनों को मिलाकर ये रिटोरिक ट्रायंगल बनता है, ये अलंकरणीय त्रिकोण बनता है। तो लोगोस में क्या होता है, लोगोस में हम लोगों से लॉजिक के आधार पर उनसे अपील करते हैं, लॉजिक के आधार पर अपील करते हैं। जैसे मान लो हमें ना फ्लड आई है, तो हमें पैसे इकट्ठे करने हैं, तो अब चूंकि लोग मर रहे हैं कोरोना काल में भी, जो फंडिंग वगैरह या मतलब कोई भी काम है, आप लॉजिक के आधार पर अगर कर रहे हैं, जैसे नेता है, कोई लॉजिक के आधार पर वोट मांग रहा है कि, है ना, प्रीवियस जो गवर्नमेंट है उसमें देख लो आप, और हम यहाँ तक ले गए थे जब हम कभी सत्ता में आए थे, या हम ये ले जाएंगे, तो आप लॉजिक के आधार पर चीज़ों लोगों से अपील कर रहे हैं, है ना। तो एक प्रकार से जो बेसिकली लोगोज है, उसमें रीजन या लॉजिक के आधार पर इसमें अपील की जाती है जनता से। तो भाषण कला में, या जब हम लोगों को परसुएट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को मनाने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम लॉजिक के आधार पर लोगों को मनाने का प्रयास करते हैं। फिर इथोस में क्या आता है, इसमें सॉरी अब दूसरा है भावनात्मक अपील, पहले इस क्रम से देखते हैं। तो भले ही इसमें तीसरा है, लेकिन इसमें जो पैथोज है उसको आप देखो, तो पैथोज में क्या है, ये भावनात्मक अपील है। आप भावना के आधार पर इमोशनल कार्ड, ऐसे आपने सुना होगा कि, है ना, बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इमोशनल कार्ड खेलते हैं, है ना। आप भावना के आधार पर लोगों को एक प्रकार से अपील कर रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, गरीबी हटाओ। ये क्या है, आप भावना से भावना के आधार पर लोगों से आप अपील कर रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए। तो ये है पैथोस। इथोस क्या है, इसमें वक्ता की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण होती है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बात है, अगर जैसे मान लो किसी के परिजन की मृत्यु हो जाती है किसी आपदा वगैरह में, तो क्या होता है, कहा जाता है कि सीएम आएंगे, आश्वासन देंगे, तभी हम यहाँ से लाश हटाएंगे या उनका अंतिम संस्कार करेंगे। तो ऐसा क्योंकि अगर सीएम बोलेंगे तो उसकी विश्वसनीयता इतनी है कि अगर 15 लाख भी देंगे तो, या घोषणा करेंगे तो हमको उतना मिलेगा। तो वक्ता की विश्वसनीयता ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है ना। तो जैसे मान लो आपको आगे चल के अगर आपने कहा कि अच्छे दिन आएंगे और नहीं आए, तो फिर आप लोग फेंकू कहने लगेंगे। तो ये वक्ता की, और बार बार अगर आप लोगों से अपील कर रहे हो, अगर आप ग्राउंड पे जाके लोगों को या रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी विश्वसनीयता कम हो जाएगी। तो आप एज अ पर्सनालिटी कितने विश्वसनीय हैं, आपके कथनी और करनी में बेसिकली कितना अंतर है, ये भी कहीं ना कहीं जब आप लोगों से अपील करोगे तो मायने रखता है। तो ये बेसिकली इसमें पैथोस में वैल्यूज और बिलीफ आते हैं, इथोस में क्रेडिबिलिटी आती है। तो ये याद रखिएगा। फिर जो अब लास्ट नॉलेज है, ये है प्रैक्सिस या प्रैक्टिकल नॉलेज। तो हमने रोटी के बारे में सोचा, रोटी बनाई, तो रोटी के बारे में सोचा, ये थ्योरेटिकल नॉलेज था। रोटी बनाई, ये क्या था, पोइसिस था या प्रोडक्शन था, प्रोडक्टिव नॉलेज था। अब हम रोटी बना लिया है, अब हम रोटी खाएंगे। जब रोटी खाएंगे तो ये क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, हम कोई कार्य कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, जब हम थ्योरी होती है या जो आइडियाज़ होते हैं उनको हम एक्शन में तब्दील करते हैं, वो क्या है, वो है प्रैक्टिस। इसकी बातें आगे चल के कौन करता है, मार्क्स करता है, कि उसकी जो एक बेसिकली
पुस्तक है थीसिस ऑन फायरवॉल। उसमें ये कहता है कि अभी तक के जो दार्शनिक हुए हैं उन्होंने केवल वर्ड को एक्सप्लेन किया है, लेकिन समस्या ये है या असली जो चीज़ है वो ये है कि आप एक्सप्लेन मत करिए, आप एक्शन ओरिएंटेड होइए, आप चीज़ों को बदलने का प्रयास करिए। द थिंग इज यू हैव टू चेंज द वर्ड, यू हैव टू डू समथिंग विच कैन ब्रिंग चेंज इन द वर्ड, ये बात है। तो अगर आप अपने जो आइडियाज़ हैं, थ्योरीज हैं, उनको एक्शन में ढाल रहे हैं तो ये क्या है, टर्निंग योर थ्योरीज आर और आइडियाज़ इनटू एक्शन, ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल है। तो आपने रोटी के बारे में सोचा, रोटी बनाई, अब आप अगर रोटी खा लेते हो तो ये प्रैक्टिकल है। व्यवहारिक ज्ञान सिद्धांत व ज्ञान को व्यवहार में डाला जाता है। तो व्यवहारिक ज्ञान, इसे बेसिकली क्या कहा जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज कहा जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज कहा जाता है। इसमें क्या है कि हम जो सिद्धांत हैं या ज्ञान है उसको हम व्यवहार में डाल देते हैं, है ना। तो लोग जैसे मान लो एक सिद्धांत है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो ये सिद्धांत है, ज्ञान है, लेकिन जब हम वास्तव में उनका सम्मान करते हैं तो ये क्या है, ये प्रैक्टिस है। इसमें नीति शास्त्र व राजनीति शास्त्र आती हैं। तो इसमें नीति शास्त्र भी आती है, नीति शास्त्र भी आती है और एक प्रकार से राजनीति भी आती है ना। तो हमें गांधी को याद करिए, गांधी क्या कहता है कि हमें पॉलिटिक्स को इथिक्स के साथ करना है ना। पॉलिटिक्स विदाउट इथिक्स कैन नॉट बी पॉसिबल या इज लाइक अ वार, है ना। तो पॉलिटिक्स को इथिक्स के साथ ही किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जो अल्टीमेट गोल है पॉलिटिकल लाइफ का, है ना, लोगों का सर्व कल्याण या वेलफेयर, वो अचीव हो जाएगा। तो इसमें हमें नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र का भी अध्ययन आता है। तो नीति शास्त्र का क्यों आता है, तो हमें आपको याद होना चाहिए कि जो सुकरात है वो फादर ऑफ इथिक्स भी उससे कहा जाता है, या फादर ऑफ फिलॉसफी। तो उसने एक्शन करके दिखाया, उसने अपनी, है ना, एक प्रकार से जहर का प्याला पिया, है ना, और उसे पता था कि चूंकि भले उसको बेसिकली अरस्तु क्या कहता था, सॉरी सुकरात क्या कहता था कि मुझे पता ही नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा, तो मैं मृत्यु से क्यों डरूं। तो वो एक्शन ओरिएंटेड था। तो इथिक्स में भी जो व्यक्ति इथिक्स का पालन करते हैं, नैतिकता का पालन करते हैं, उन्हें एक्शन ओरिएंटेड होना होता है। और राजनीति में भी अगर आपको गुड पॉलिटिकल लाइफ की तरफ बढ़ना है, एक अच्छा शासन व्यवस्था लानी है, तो आपको एक्शन करना पड़ेगा। नॉट एज अ मतलब न केवल आप एज अ रूलर या गवर्नमेंट आपको एक्शन करना पड़ेगा गवर्नेंस स्टैब्लिश करने के लिए, बल्कि एज अ सिटीजन भी आपको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस का ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है। क्यों, क्योंकि अगर आपने नॉलेज को बहुत इकट्ठा किया है, लेकिन अगर आप उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, एक्शन में ही नहीं डाल पा रहे हैं, तो क्या मतलब फिर चीज़ों का। तो प्रैक्टिस का ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान होता है। ऐसा कहा जाता है कि 100 बात बोलने से अच्छा है आप एक कोई काम कर दो। 100 बात बोलना इज इक्वल टू एक काम करना। तो बोलना तो सब कुछ, है ना, सब कोई बोल लेता है ना, हर व्यक्ति यहाँ पर वाकबीर है, लेकिन बाबा तो सब बन सकते हैं। लेकिन विवेकानंद जैसे व्यक्ति जो न केवल बाबा बने, बल्कि उन्होंने अपनी जो सिद्धांत है, थ्योरी है, उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया। उन्होंने कर्मयोग या है ना, जो भी राजयोग की चर्चा की, तो उन्होंने उसको अपने जीवन चरित्र में उतारा, इसलिए आज वो इतने विशाल पर्सनालिटी के व्यक्ति बने, है ना। आज के जो बाबा हैं, ठीक है थोड़ी बहुत लोकप्रियता उनकी भी है, लेकिन वो उस लेवल को नहीं अचीव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो केवल भाग्यवादी हैं, कर्मवादी नहीं है। इसलिए अरस्तु राजनीति विज्ञान को परम विज्ञान कहता है, जो मनुष्य के परम साध्य को निर्धारित करता है। तो परम मास्टर साइंस क्यों है, क्योंकि ये हमारे परम या अल्टीमेट गोल को अचीव या हमारे अल्टीमेट गोल को निर्धारित करता है, डिटरमाइन करता है। ये भी है। इस सिद्धांत की अनुपालना कार्ल मार्क्स भी आगे चल के हम देखते हैं प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट वो भी देता है, और वो भी करता है कि अगर आपको पूंजीपतियों से छुटकारा पाना है तो आपको क्रांति लानी पड़ेगी, एक्शन करना पड़ेगा। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, और देयर इज नो न्यू बर्थ विदाउट ब्लड, है ना। तो ब्लड के बिना कोई नया जन्म नहीं होने वाला। अरस्तु ने ज्ञान विज्ञान का वर्गीकरण कर राजनीति को दर्शन से मुक्त कर उसे एक स्वतंत्र विषय बनाया है। तो इसमें भी आप इसकी प्रैक्टिकलिटी या एक्शन ओरिएंटेशन को देख सकते हैं कि वो अब इसको दर्शन शास्त्र से अलग कर रहा है, क्या होना चाहिए, या वर्ड ऑफ आइडियाज़ की बात की जगह हम प्रैक्टिकल वर्ड में, इस वर्ड में क्या हो सकता है, क्या चेंज हम किया जा सकता है, उसकी बात ये अब कर रहा है। चलिए दोस्तों, होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप इस बेसिकली मैंने पहले भी बता दिया है कि ये कोर्स, इसमें 8 से 10 वीडियो ही यूट्यूब पर आएंगे। उसके बाद आपको इसकी पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ना एक प्रकार से मिनिमल कॉस्ट रखी गई है, 499 रुपये। और इससे जुड़ के आप बहुत सारी चीज़ें इसमें MCQ PYQ हर चीज़ इसमें दी जाएगी। और ये जो PDF वगैरह है, एक कंसाइज PDF भी मिलेगी आपको,
जिससे कि आप उसको प्रिंट निकलवा सकते हैं 60 से 70 पेज की, है ना, सॉरी 75 से 80 पेज की हर यूनिट की, जिससे कि आपको एक लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मदद मिल सके। और ये बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, आप इनको एक बार देख भी सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ये नोट्स पड़ी हुई हैं, तो आप एक दो इसका सैंपल भी देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको इस कोर्स से जुड़ना है तो मेरे नंबर, व्हाट्सअप नंबर 8461973948 पर मैसेज कर सकते हैं मुझे। और अगर आप डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो फ़ोन पे या गूगल पे करके इससे जुड़ सकते हैं। और ध्यान रहे कि 8 से 10 क्लासेज ही यूट्यूब पर आएंगे, तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। कितने भी व्यक्ति रहें उससे मुझे मैटर नहीं है। इस बार मैं क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पर फोकस करूँगा, इसलिए आप लोगों का इसमें जुड़ सकते हैं इस वीडियो से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।